नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। इस बुलेटिन में हम आपको रूबरू करवाते हैं दुनिया भर की हलचल से। तो आइए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियां। गाजा में मानवीय सहायता का इंतजार कर रहे लोगों की मौत की जांच का बढ़ा दबाव। इजरायली सेना ने हमले से किया इनकार। कहा मानवीय गलियारे की सुरक्षा सुनिश्चित कर रही थी सेना। WHO ने कहा गाजा में स्वास्थ्य प्रणाली पूरी तरह ध्वस्त। यूक्रेनी सेना ने डोनियास्क क्षेत्र के एक गांव से रूसी सैनिकों को पीछे धकेलने का किया दावा। हथियारों और गोला बारूद की कमी से जूझ रहे यूक्रेन को जर्मनी नहीं देगा लंबी दूरी की मिसाइल। चांसलर ओलाफ शोल्ज ने कहा टॉरस की मारक क्षमता मॉस्को तक है, इसलिए नहीं देने का फैसला। दो 2022 में व्यापक विरोध प्रदर्शन के बाद पहली बार ईरान में संसद के लिए डाले गए वोट। बढ़ते रोष के बीच सर्वोच्च नेता अयतुल्लाह अली खामनेई ने लोगों से बढ़ चढ़कर मतदान करने की अपील की। न्यूजीलैंड की अदालत ने 2019 के घातक ज्वालामुखी विस्फोट के लिए लाखों का जुर्माना और मुआवजा देने का दिया आदेश। टूर बुकिंग एजेंटों और द्वीप के प्रबंधकों पर जुर्माना। बांग्लादेश में दर्दनाक हादसा। 7 मंजिला इमारत में लगी भीषण आग। कम से कम 45 लोगों की मौत, कई अन्य घायल। झुलसने से शवों की पहचान हुई मुश्किल। और आइए सबसे पहले आपको लिए चलते हैं एशिया की ओर। गुरुवार को गाजा के पास राहत काफिले तक पहुंचने की कोशिश कर रहे 100 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी। फिलिस्तीनियों की मौत का मामला अब गर्माता जा रहा है। हालांकि इजराइल ने इसमें हाथ होने से इनकार किया है। वहीं शुक्रवार को कई देशों ने संयुक्त राष्ट्र की जांच के आह्वान का समर्थन किया है। इस बीच मिस्र के विदेश मंत्री ने उम्मीद जताई है कि रमजान के शुरू होने से पहले गाजा में युद्ध विराम पर सहमति बन सकती है। गुरुवार को मानवीय सहायता की प्रतीक्षा के दौरान हुई फिलिस्तीनियों की मौत का मामला गर्माता जा रहा है। शुक्रवार को कई देशों ने संयुक्त राष्ट्र की जांच का आह्वान का समर्थन किया। गुरुवार को गाजा के पास राहत काफिले तक पहुंचने की कोशिश कर रहे 100 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी। गाजा ने इसके लिए इजरायली सेना को जिम्मेदार ठहराया है। हालांकि इजराइल ने इसे इनकार करते हुए कहा है कि सहायता काफिला की ओर किसी तरह का हमला नहीं किया गया। सहायता काफिले की ओर कोई हमला नहीं किया गया था। इसके विपरीत IDF वहां मानवीय गलियारे को सुरक्षित करने और सहायता काफिलों को उसके निर्धारित वितरण बिंदु तक पहुंचाने की अनुमति देने के लिए मानवीय अभियान चला रहा था। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने शुक्रवार को कहा कि गाजा में स्वास्थ्य प्रणाली पूरी तरह चरमराने के स्तर से आगे निकल गई है। गाजा पट्टी की 1/4 आबादी अकाल से एक कदम दूर है। संयुक्त राष्ट्र के एक वरिष्ठ अधिकारी ने मंगलवार को सुरक्षा परिषद को चेतावनी देते हुए कहा कि कार्रवाई के बिना व्यापक अकाल लगभग अपरिहार्य हो सकता है। आज सुबह एक अस्पताल में आधिकारिक तौर पर पंजीकृत 10वां बच्चा भूख से मारा गया। 30,000 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं। अनौपचारिक संख्या इससे कहीं अधिक हो सकती है। हमने कई बार कहा स्वास्थ्य प्रणाली बुरी तरह चरमरा चुकी है। वास्तव में स्थिति इससे भी खराब है। उधर यूरोपीय आयोग ने शुक्रवार को कहा कि संयुक्त राष्ट्र फिलिस्तीनी शरणार्थी एजेंसी के लिए 82 मिलियन यूरो के भुगतान के एक हिस्से को रोका जा रहा है, लेकिन साथ ही इस वर्ष फिलिस्तीनियों को कुल सहायता में 68 मिलियन यूरो की वृद्धि की जाएगी। UNRWA गाजा में युद्ध में फंसे फिलिस्तीनियों को सहायता और बुनियादी सेवाएं प्रदान करता है, लेकिन इजराइल द्वारा इसके कुछ कर्मचारियों के 7 अक्टूबर के हमले में शामिल होने के आरोप ने इसकी मुश्किलें बढ़ा दी हैं। इजराइल द्वारा आरोप लगाए जाने के बाद यूरोपीय संघ UNRWA की अपनी फंडिंग की समीक्षा कर रहा है। आयोग ने कहा है कि वह पिछले महीने के अंत में भुगतान किए जाने वाले 82 मिलियन यूरो में से 50 मिलियन यूरो की पहली किस्त जारी करने के लिए जरूरी कार्रवाई को आगे बढ़ा रहा है। आयोग ने कहा कि इजरायली आरोपों से पैदा हुई चिंताओं को दूर करने के लिए
UNRWA के साथ एक समझौते के अनुरूप 16 मिलियन यूरो की 2 और किस्तों का भुगतान किया जाएगा। आयोग ने UNRWA को 50 मिलियन यूरो का भुगतान करने और पूरे क्षेत्र में फिलिस्तीनी आबादी का समर्थन करने के लिए अतिरिक्त 68 मिलियन यूरो आवंटित करने का निर्णय लिया है। इधर मिस्र के विदेश मंत्री ने उम्मीद जताई है कि रमजान के शुरू होने से पहले गाजा में युद्ध विराम पर सहमति बन सकती है। पिछले हफ्ते से युद्ध विराम को लेकर पेरिस में बातचीत चल रही है। इस बीच यरूशलेम में बंधकों की रिहाई के लिए तीसरे दिन मार्च निकाला गया। प्रदर्शनकारी 134 स्ट्रेचर उठाए यरूशलेम की ओर मार्च किया। हर स्ट्रेचर पर बंधक की तस्वीर के साथ उनके नाम लिखे हुए थे। ईरान में संसद के अलावा मजलिस खबरगान रहबरी के लिए मतदान हो रहा है। इन चुनाव में ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनेई ने सबसे पहले अपना वोट डाला। मजलिस खबरगान रहबरी ईरान के सर्वोच्च नेता का चुनाव करती है। ईरान में 8 करोड़ 50 लाख की आबादी में करीब 6 करोड़ 10 लाख लोग वोट डालने योग्य हैं। इन चुनावों में संसद की 290 सीटों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। नोबेल शांति पुरस्कार विजेता नरगिस मोहम्मदी ने इन चुनावों को धोखा बताया है। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई ने मतदान को धार्मिक कर्तव्य बताते हुए सबसे पहले वोट डाला। ये चुनाव ऐसे समय में हो रहा है जब ईरान अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के कारण आर्थिक संकट से जूझ रहा है और इजराइल और हमास के बीच चल रहे युद्ध ने क्षेत्रीय तनाव को बढ़ा दिया है। महसा अमीनी की मौत के खिलाफ देश भर में हुए व्यापक विरोध प्रदर्शन के बाद पहली बार ईरान में वोट डाले जा रहे हैं। संसद के अलावा मजलिस खबरगान रहबरी के लिए भी मतदान हो रहा है। ये मजलिस ईरान के सर्वोच्च नेता का चुनाव करती है। भारत की तरह ही ईरान में वोट डालने के लिए मतदाताओं की उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए। ईरान के 8 करोड़ 50 लाख लोगों की आबादी में करीब 6 करोड़ 10 लाख लोग मतदान करने योग्य हैं। वोटिंग सुबह 8 बजे शुरू हुई और 10 घंटे तक जारी रहेगी। हालांकि मतदाताओं की भीड़ को देखते हुए इसे बढ़ाया भी जा सकता है। देश भर में 59,000 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। संसद की 290 सीटों के लिए वोट डाले जा रहे हैं, जिसका कार्यकाल 4 सालों का होता है। आधिकारिक तौर पर इस्लामिक कंसल्टेटिव असेंबली कहे जाने वाले संसद के लिए 15,000 से अधिक उम्मीदवार मैदान में हैं। वहीं असेंबली की 5 सीटें ईरान के धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षित हैं। लगभग 49,000 लोगों ने चुनाव लड़ने के लिए आवेदन किया था, लेकिन वहां की गार्जियन काउंसिल ने आवेदनों की जांच के बाद 15,200 उम्मीदवारों को ही मंजूरी दी, जबकि इस चुनाव में जनता मजलिस खबरगान रहबरी के लिए 88 सदस्यों का भी चयन करेगी। ऐसा माना जा रहा है कि सरकार की सख्त नीतियों और पाबंदियों के चलते ईरान के अलग थलग पड़ने से मतदाताओं में काफी मायूसी है और उनकी चुनाव में रुचि कम होती जा रही है। 2020 में हुए पिछले संसदीय चुनाव में 42.5% मतदान हुआ था, जो 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद सबसे कम मतदान है। इस बार भी सर्वेक्षणों में ऐसी ही उम्मीद जताई जा रही है। वहीं सर्वोच्च नेता खामनेई ने ईरान की जनता से बड़ी संख्या में घरों से बाहर निकलकर वोट डालने की अपील की है। दुनिया को यह दिखाना जरूरी है कि देश गतिशील है, क्योंकि ईरान के दुश्मन ये देखना चाहते हैं कि वहाँ लोग हैं या नहीं तो वो किसी न किसी तरह से आपकी सुरक्षा को खतरे में डाल देंगे। उधर अमेरिका का कहना है कि उसे उम्मीद नहीं है कि ईरान में होने वाले संसदीय चुनाव निष्पक्ष और स्वतंत्र होंगे। मुझे संदेह है कि बड़ी संख्या में ईरानियों को यह उम्मीद नहीं है कि चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष होंगे। हाल के दिनों में चुनाव के बहिष्कार का आह्वान भी किया गया, जिसमें जेल में बंद महिला अधिकार कार्यकर्ता नोबेल शांति पुरस्कार विजेता नरगिस मोहम्मदी भी शामिल हैं। नरगिस चुनाव को धोखाधड़ी बताती हैं। कानून के अनुसार संसद कार्यकारी शाखा की देखरेख करती है। इसके अलावा कई अन्य दूसरे मामले भी संभालती है, लेकिन व्यवहारिक तौर पर ईरान में असली सत्ता उसके सर्वोच्च नेता के पास होती है। पिछले 2 दशकों से संसद में कट्टरपंथियों का वर्चस्व रहा है। न्यूजीलैंड की एक अदालत ने शुक्रवार को व्हाइट आइलैंड, जिसे वाकारी के नाम से भी जाना जाता है, के टूर बुकिंग एजेंटों और उस द्वीप के प्रबंधकों को करीब 26 लाख न्यूजीलैंड डॉलर का जुर्माना लगाया है। उन पर यह कार्रवाई दिसंबर 2019 में व्हाइट आइलैंड में आए ज्वालामुखी विस्फोट के दौरान पर्यटकों के सुरक्षा के अपर्याप्त इंतजाम के कारण की गई है, जिसमें 22 लोगों की मौत हो गई थी। इसके अलावा बुकिंग एजेंट, व्हाइट आइलैंड टूर्स और द्वीप के कॉरपोरेट मालिक
वाकारी मैनेजमेंट लिमिटेड को मृतकों के आश्रितों को 1 करोड़ न्यूजीलैंड डॉलर क्षतिपूर्ति देने का आदेश कोर्ट ने दिया है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में गुरुवार रात को एक 6 मंजिला इमारत में भीषण आग लग गई, जिसमें कम से कम 45 लोगों के मारे जाने की खबर है और 22 अन्य लोग घायल हैं। दमकल की 13 गाड़ियों ने 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। दमकल सेवा के अधिकारियों ने बताया कि इमारत की पहली मंजिल पर स्थित लोकप्रिय रेस्तरां कच्ची भाई में रात करीब 9:50 पर आग लग गई, जो तेजी से ऊपर की मंजिलों में भी फैल गई। इन मंजिलों पर रेस्तरां एवं कपड़े की दुकानें थीं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं यहाँ पर। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। देखो यार, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, पता नहीं कब फोटो पे हार चढ़ जाए और फैमिली का फ्यूचर, बच्चों की पढ़ाई खतरे में पड़ जाए। तो आज ही पॉलिसी बाजार से 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस कराओ, सिर्फ 525 रुपए महीने से शुरू। यारो, शादी तो मैं प्रीति से ही करूंगा। कॉलेज टॉप करके अच्छी सी नौकरी लूंगा, झट से प्रीति को प्रपोज कर दूंगा और फैमिली हॉलिडे स्पेन में। वाह यार, मैं तेरी प्लानिंग का बड़ा फैन। तू आज ही SBI में अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन कर ले और अपने स्पेन हॉलिडे की सेविंग शुरू कर दे। SBI सेविंग्स अकाउंट के साथ पाइए सेफ, सिक्योर, कन्वीनियंट बैंकिंग और ग्रेट कस्टमर सर्विस। SBI, देश का फैन। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। डायरेक्ट प्लान म्यूचुअल फंड स्कीम्स में खुद इन्वेस्ट करने का एक ऑप्शन है। म्यूचुअल फंड्स खुद ही सी, जैसे मैंने फिट रहने के लिए ट्रेनर रखा है। तो दिखता ही है भाई। पर तू तो सेल्फ मेड है भाई। वेल देख, मुझे फिटनेस की नॉलेज है तो आई मेड माय ओन ट्रेनिंग प्रोग्राम। और तेरे ट्रेनर के पैसे भी बच गए। हाँ, सेम विद डायरेक्ट प्लान, यहाँ मेरे कमीशन के पैसे बच गए। सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। हेलो जी, बोल। अच्छा खासा जॉब था, छोड़ के बैठ गया। ऐसा स्टार्टअप कर रहा है जो स्टार्ट ही नहीं हो रहा है। आप थोड़ा सब्र करो, हो जाएगा सब। स्टार्टअप के लिए लोन सैंक्शन हो गया। पापा, अब मेरा स्टार्टअप होगा सही से स्टार्ट। लोन तो मिल गया, पर गारंटी है ना पापा? मोदी जी की गारंटी। गारंटी इंडिया को वर्ल्ड का टॉप यूनिकॉर्न्स वाला देश बनाने की। अब हर स्टार्टअप होगा स्टार्ट। इसकी गारंटी मोदी की गारंटी। मुसीबतों की छुट्टी, मोदी की गारंटी। ओ मोदी की गारंटी। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद, और आइए अब आपको लिए चलते हैं यूरोप की ओर। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध पहले की तरह भीषण बना हुआ है। अधिकतर मोर्चों पर जहां यूक्रेन को मात खानी पड़ रही है, वहीं यूक्रेनी सेना ने डोनियास्क क्षेत्र के एक कस्बे से रूसी सैनिकों को खदेड़ने का दावा किया है। इस बीच जर्मनी यूक्रेन को क्रूज मिसाइलें उपलब्ध कराने से पीछे हट रहा है। इससे यूक्रेन को कड़ा झटका लगा है। वहीं रूस में विपक्षी नेता अलेक्सी नावल्नी को अंतिम विदाई दी गई। अंत्येष्टि में रूस में अमेरिका के राजदूत समेत कई देशों के राजनयिक शामिल हुए। युद्ध के मोर्चे पर यूक्रेनी सेना के पीछे हटने के क्रम के बीच यूक्रेन ने शुक्रवार को डोनेट्स्क क्षेत्र के क्रासोहोर्विका कस्बे से रूसी सैनिकों को खदेड़ने का दावा किया है।
यूक्रेनी सेना का कहना है कि बख्तरबंद वाहनों पर सवार होकर जब उसके सैनिक शहर में पहुंचे तो रूसी सैनिकों को भागने पर मजबूर होना पड़ा। ये रिपोर्ट अवदीवका शहर के पश्चिम में ओरलिवका गांव से रूसी सैनिकों को पीछे ढकेलने के बाद आई है। हालांकि यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा है कि उनकी सेना गोला बारूद और हथियारों की भारी कमी से जूझ रही है। इस बीच यूक्रेन को जर्मनी ने तगड़ा झटका दिया है। जर्मनी यूक्रेन को क्रूज मिसाइलें उपलब्ध कराने से पीछे हट रहा है। जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज ने एक बार फिर कहा है कि टॉरस मिसाइल यूक्रेन को मुहैया नहीं कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि एक मिसगाइडेड टॉरस मिसाइल मॉस्को को हिट कर सकती है। ये एक लंबी दूरी की हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। 500 किलोमीटर दूर तक के लक्ष्य को 1117 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से भेजने में सक्षम है। इसमें विशेषता है कि यह जमीन से केवल 35 मीटर की ऊंचाई पर उड़ती है, जिससे किसी भी रडार से इसका पता लगाना मुश्किल हो जाता है। टॉरस की मारक क्षमता 500 किलोमीटर है और जो अगर गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो मॉस्को में कहीं किसी ठोस लक्ष्य तक पहुंच सकता है। इस बीच क्रेमलिन ने यूक्रेन पर अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉर्ड ऑस्टिन के बयान को बेहद गैर जिम्मेदाराना बताया है। रूसी मीडिया में कहा जा रहा है कि ऑस्टिन ने अमेरिकी सशस्त्र सेवा समिति के सामने कहा है कि अगर यूक्रेन हारता है तो उन्हें विश्वास है कि नाटो रूस के साथ युद्ध लड़ेगा। उधर युद्ध नहीं के नारों के साथ विपक्षी नेता अलेक्सी नवेल्नी को उनके चाहने वालों ने अंतिम विदाई दी। कड़ी सुरक्षा के बीच नवेल्नी के सगे संबंधी और समर्थक दक्षिणी पूर्वी मॉस्को में शुक्रवार को उनकी अंत्येष्टि के कार्यक्रम में शामिल हुए। मॉस्को के एक चर्च में पादरी ने नवेल्नी के शव का अंतिम संस्कार किया। एक रूढ़िवादी पादरी ने अंत्येष्टि के छोटे से कार्यक्रम की अध्यक्षता की, जबकि बाहर चर्च के चारों ओर कतार में खड़े लोग नवेल्नी को अलविदा कहने आए थे। हालांकि भीड़ को अंदर जाने से रोक दिया गया। नवेल्नी की मृत्यु के बाद उनके शव को प्राप्त करने के लिए परिवार के सदस्यों को काफी मशक्कत करनी पड़ी थी। अंत्येष्टि में नवेल्नी की मां के अलावा मॉस्को में अमेरिका के राजदूत समेत दूसरे देशों के कई राजनयिकों ने हिस्सा लिया। दरअसल रूसी राष्ट्रपति पुतिन के सबसे बड़े विरोधी माने जाने वाले नवेल्नी की 16 फरवरी को जेल में मौत हो गई थी। उनकी मौत के कारणों को लेकर कई तरह के दावे किए जा रहे हैं। 2023 में वैश्विक ऊर्जा से संबंधित CO2 का उत्सर्जन रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने कहा है कि जीवाश्म ईंधन के उपयोग में वृद्धि आई है। 2022 के उत्सर्जन के आंकड़ों से 2023 का आंकड़ा बढ़कर 37.4 बिलियन टन हो गया है। जहां एक और स्वच्छ ऊर्जा और इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रयोग से जीवाश्म ईंधन का प्रयोग घट रहा है, वहीं विभिन्न देशों में पड़े सूखे से जीवाश्म ईंधन का प्रयोग बढ़ गया है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने शुक्रवार को कहा कि वैश्विक ऊर्जा से संबंधित कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन पिछले साल रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया। इसमें आंशिक रूप से जीवाश्म ईंधन के उपयोग में वृद्धि की बड़ी भूमिका है। सूखे के कारण जल विद्युत उत्पादन में आई बाधा के चलते कई देशों को जीवाश्म ईंधन पर निर्भर रहना पड़ा। IEA के विश्लेषण से पता चलता है कि 2023 में ये 410 मिलियन टन से 1.1% बढ़कर 37.4 बिलियन टन हो गया। हालांकि पेरिस स्थित इस संस्था ने यह भी पाया कि पवन और ऊर्जा के साथ साथ इलेक्ट्रिक वाहनों सहित दूसरे स्वच्छ ऊर्जा के स्रोतों ने कोयले के निरंतर जलने और तेल की वृद्धि के प्रभाव को कम करने में मदद की है। IEA ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि कोरोना महामारी के बाद चीन की अर्थव्यवस्था के फिर से पटरी पर लौटने और विमानन क्षेत्र में हुए सुधार ने समग्र वृद्धि में योगदान दिया है। पिछले साल चीन, अमेरिका और दूसरे अन्य देशों में गंभीर सूखे ने जल विद्युत उत्पादन में बाधा उत्पन्न किया। इसके चलते इन देशों ने बिजली उत्पादन के लिए जीवाश्म ईंधन का इस्तेमाल धड़ल्ले से किया। इससे CO2 के उत्सर्जन की वृद्धि में 40% या 170 मिलियन टन इजाफा दर्ज किया गया। IEA के विश्लेषकों ने यह भी पाया कि 2023 पहला साल था जब औद्योगिक देशों में बिजली उत्पादन का कम से कम आधा हिस्सा नवीकरणीय ऊर्जा और परमाणु ऊर्जा जैसे कम उत्सर्जन स्रोतों से हासिल किया गया। नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन में वृद्धि के कारण अमेरिका में ऊर्जा संबंधित उत्सर्जन में 4.1%, जबकि यूरोपीय संघ में 9% की गिरावट आई। कुल मिलाकर उन्नत अर्थव्यवस्थाओं का उत्सर्जन 50 साल के निचले स्तर पर गिर गया। इन देशों में कोयले की मांग 1900 के दशक की शुरुआत के स्तर पर वापस आ गई। हालांकि इसने 2023 में सौर, पवन ऊर्जा और इलेक्ट्रिक वाहनों की वैश्विक वृद्धि में लगभग 60% का योगदान दिया है। 2023 में वैश्विक स्तर पर
बिकने वाली हर 5 में से 1 कार इलेक्ट्रिक थी। इसका आंकड़ा 14 मिलियन के करीब रहा। 2022 के मुकाबले इसमें 35% अधिक वृद्धि देखी गई। वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर तापमान में वैश्विक वृद्धि को सीमित करने और अनियंत्रित जलवायु परिवर्तन को रोकने के लक्ष्य को पूरा करना है तो आने वाले वर्षों में मुख्य रूप से जीवाश्म ईंधन जलाने से होने वाले CO2 उत्सर्जन में भारी कटौती की आवश्यकता होगी। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने गुरुवार को कहा कि उत्सर्जन में कटौती अनिवार्य रूप से G20 देशों की जिम्मेदारी है। एक और छोटा सा ब्रेक लेते हैं यहाँ पर। भारत की पोलियो से जीत की कहानी बड़े बड़े शब्दों में लिखी जाएगी, पर इस जीती हुई लड़ाई को कायम रखने के लिए हमें अपने प्रयासों को जारी रखना होगा जब तक दुनिया से पोलियो का खतरा पूर्ण रूप से टल न जाए। खतरा है बरकरार, इसीलिए पोलियो की खुराक पिलाना है हर बार। 2 बूंद हर बार, पोलियो पर जीत रहे बरकरार। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और आइए अब आपको दिखाते हैं अमेरिकाना। अमेरिका में इस साल नवंबर में राष्ट्रपति चुनाव होना है, लेकिन उससे पहले कॉकस और प्राइमरी चुनाव के कारण देश का सियासी पारा काफ़ी बढ़ा हुआ है। डेमोक्रेट्स की तरफ से मौजूदा राष्ट्रपति जो बाइडेन बड़े और मजबूत दावेदार हैं, तो वहीं रिपब्लिकन पार्टी में ट्रंप मजबूती से खड़े हैं। हालांकि रिपब्लिकन पार्टी से निक्की हेली ट्रंप के खिलाफ एकमात्र प्रतिद्वंद्वी हैं। 5 मार्च को सुपर ट्यूसडे में 15 राज्यों में कॉकस और प्राइमरी के चुनाव हैं। ऐसे में अमेरिका का राजनीतिक परिदृश्य काफी रोचक बना हुआ है। अमेरिका में इस साल नवंबर में राष्ट्रपति चुनाव है, लेकिन कॉकस और प्राइमरी चुनाव में सियासी पारा काफी चढ़ा हुआ है। दरअसल दोनों मुख्य पार्टी डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन अपने आधिकारिक उम्मीदवार चुनने की दौड़ में लगी हुई हैं। डेमोक्रेट्स की तरफ से मौजूदा राष्ट्रपति जो बाइडेन बड़े और मजबूत दावेदार हैं, लेकिन रिपब्लिकन पार्टी में पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को चुनौती तो मिली, लेकिन अब तक उनका जलवा बरकरार है। 15 जनवरी को रिपब्लिकन पार्टी का पहला कॉकस आयोवा में हुआ था, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने शानदार जीत दर्ज कर अपनी दावेदारी को और मजबूत कर लिया। उम्मीदवारों की दौड़ के लिए अब तक के सभी 5 चुनाव में उन्होंने जीत हासिल की है। उनके सामने अब एकमात्र प्रतिद्वंदी निक्की हेली बची हैं। आगामी मंगलवार 5 मार्च को 15 राज्यों में दोनों पार्टियों के कॉकस या प्राइमरी का चुनाव होगा, इसलिए इसे सुपर ट्यूसडे भी कहा जाता है। कॉकस और प्राइमरी में पार्टी के प्रतिनिधियों का चयन किया जाता है, जो बाद में पार्टी के राष्ट्रीय सम्मेलन में राष्ट्रपति उम्मीदवार का चुनाव करते हैं। सुपर ट्यूसडे 5 राज्यों में होने वाले चुनाव में 1/3 प्रतिनिधियों को चुना जाएगा, इसलिए राजनीतिक विश्लेषक निक्की हेली के लिए सुपर ट्यूसडे को करो या मरो वाले चुनाव के तौर पर देखते हैं। मैंने इस हफ्ते पहले ही कहा था कि साउथ कैरोलिना के चुनाव नतीजे जो भी आए, मैं पीछे नहीं हटूंगी और राष्ट्रपति की दौड़ में बनी रहूंगी। विश्लेषकों का कहना है कि हेली को मंगलवार को होने वाले 15 राज्यों के चुनाव में जीतने की उम्मीद भले ही कम है, लेकिन 3 राज्यों वर्जीनिया, वर्मोंट और मैसाचुसेट्स से अपनी हार के अंतर को पाट सकती हैं। मुझे इसीलिए लगता है कि हेली इन राज्यों में अच्छा प्रदर्शन करेंगी, क्योंकि ये तीनों राज्यों में वैसे मतदाता जो ट्रंप को पसंद नहीं करते हैं, जैसे ज्यादातर पढ़ी लिखी महिलाएं, वो निक्की हेली को वोट करेंगी। भारतीय मूल की निक्की हेली ने ट्रंप के कार्यकाल में संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी राजदूत के तौर पर काम किया था। उनका राजनीतिक सफर मुश्किल भरा नजर आ रहा है। अब तक नतीजों से यही पता चलता है कि रिपब्लिकन की ओर से डोनाल्ड ट्रंप का राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनना लगभग तय है। निक्की हेली की किस्मत का सितारा तभी खुल सकता है कि जब डोनाल्ड ट्रंप पर किसी तरह का संवैधानिक संकट आ जाए। ट्रंप पर आपराधिक मुकदमों की तलवार लटक रही है। अदालत से उन्हें चुनाव लड़ने से रोके जाने की आशंका अभी बनी हुई है। और आइए अब आपको दिखाते हैं दुनिया का दिल। और आइए इसमें बात करते हैं आर्कटिक क्षेत्र की लोमड़ियों की और इनके
संरक्षण के प्रयास की। बर्फ की सतह पर खेलती आर्टिक लोमड़ियां, आपस में खेलते हुए लोमड़ियों के छोटे बच्चे। हालांकि पहली नजर में सब कुछ सामान्य सा लग रहा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। जलवायु परिवर्तन के कारण इन्हें संकट का सामना करना पड़ रहा है। ये लोमड़ियां ठंडे वातावरण में रहने के लिए अभ्यस्त हैं। वहीं चूहों की प्रजाति वाले जिन छोटे जानवरों का ये लोमड़ी शिकार करती हैं, वो बर्फ के अंदर बिल बनाकर रहते हैं। लेकिन बदलते मौसम के कारण स्कैंडिनेविया प्रांत में अधिक बारिश हो रही है, जिसकी वजह से लोमड़ियां अपने शिकार के लिए बिल बनाने में असमर्थ हैं और इसके कारण इन लोमड़ियों के आगे खाने का संकट मंडरा रहा है। इस प्रभाव में उनकी आबादी तेजी से गिर रही है। इन लोमड़ियों को बचाने के लिए नॉर्वे सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। लोमड़ियों को संरक्षित करने के लिए 2005 में कैप्टिव ब्रीडिंग अभियान चलाया जा रहा है। इन लोमड़ियों के बच्चों को नॉर्वे की राजधानी ओस्लो से लगभग 400 किलोमीटर उत्तर में एक दूर दराज के स्थान ओपडाल के पास बाड़े में पाला जाता है, जहां वैज्ञानिक उनके स्वास्थ्य और विकास की निगरानी करते हैं, फिर इन्हें जंगल में छोड़ देते हैं। इस अभियान का लोमड़ियों की आबादी में बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ा है, जहां 2006 में पूरे नॉर्वे, फिनलैंड और स्वीडन में मात्र 40 लोमड़ियां थीं। अब पूरे स्कैंडिनेविया प्रांत में ये बढ़कर 550 हो गई हैं। कैप्टिव ब्रीडिंग स्टेशन का उद्देश्य है लोमड़ियों के लिए एक ऐसा वातावरण तैयार करना जिससे उनके संतान बढ़े और उन्हें हमारी देखरेख में पाला जाए, और जब वे वयस्क हो जाएं तो उन्हें जंगल में छोड़ दिया जाए। दरअसल लोमड़ियों को सबसे ज्यादा दिक्कत खाने की थी और इसीलिए इस कैप्टिव ब्रीडिंग प्रोग्राम में उनके भोजन पर विशेष ध्यान दिया गया। पूरे क्षेत्र में जहां तक वो वैज्ञानिकों की निगरानी में थीं, वहीं 30 से अधिक भोजन के स्थान बनाए गए, जिनमें उन्हें कुत्तों को खिलाने वाला भोजन दिया गया। नॉर्वे 20 वर्षों से इन लोमड़ियों को 2,75,000 यूरो की वार्षिक लागत पर भोजन दे रहा है और इसकी निकट भविष्य में रुकने की कोई योजना नहीं है। पर्वतीय क्षेत्रों में जहां हम लोमड़ियों को छोड़ते हैं, वहां लोमड़ियों के लिए बैरल के माध्यम से भोजन स्थल बनाए गए हैं, जहां लोमड़ियां अंदर जा सकती हैं और फिर आखिरी बैरल में पड़े कुत्ते के मानक छर्रे को खा सकती हैं। इन आर्टिक लोमड़ियों के सफेद फर के लिए इनका भारी मात्रा में शिकार होता था और ये विलुप्त होने की कगार पर आ गई थीं। लेकिन 1920 और 1930 के दशक में शुरू किए गए शिकार प्रतिबंधों के कारण ये विलुप्त होने से बच गईं। तब से आर्टिक लोमड़ियां सुदूर उत्तर के प्रतीक के रूप में उभरी हैं। आर्टिक लोमड़ियों को आर्टिक काउंसिल के लोगो में चित्रित किया गया है। लोमड़ियों को संरक्षित करने के लिए नॉर्वे में चलाए जा रहे अभियान का उद्देश्य पूरे स्कैंडिनेविया क्षेत्र में 2000 लोमड़ियों की आबादी हासिल करना है और इस लक्ष्य को हासिल करने में अभी और 25 साल का समय लग सकता है। तो अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस बुलेटिन में आज इतना ही। आप हमारी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार।